1808 में जब रंजीत सिंह ने कश्मीर को फतह किया तो एक शख्स रंजीत सिंह के दरबार में आया, नौकरी की दरखास्त की। ये शख्स घुड़सवारी में माहिर, शुरू में दरबार में छोटे मोटे फराइज अंजाम दिए और बाद में तरक्की करता हुआ रंजीत सिंह के बिल्कुल करीब हो गया और खैमे के बाहर पहरा देने वालों में शामिल हो गया। इस शख्स का ताल्लुक कश्मीर से था और इसका बाप मामूली सिपाही था, लेकिन ये शख्स अपनी बहादुरी और होशियारी से रंजीत सिंह के सिपह सालार के ओहदों तक भी पहुंच गया। 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके मुताबिक रंजीत सिंह सतलुज दरिया के जुनूब की तरफ मजीद पेशकदमी नहीं करेगा, जबकि उसे शुमाल की तरफ पेशकदमी या इलाकों को फतह करने की खुली इजाजत थी। रंजीत सिंह ने 1808 में जम्मू के इलाकों को फतह किया और 1819 में कश्मीर के इलाके को फतह कर लिया। 1834 में रंजीत सिंह ने अपने सिपह सालार और इसी शख्स को लद्दाख को फतह करने के लिए भेजा और वो इसको फतह करने में कामयाब हो गए। रंजीत सिंह ने लद्दाख और कश्मीर के इलाके को एक दूसरे में जम कर दिया और उनका गवर्नर इसी शख्स को मुकर्रर कर दिया। लेकिन 1939 में महाराजा रंजीत सिंह वफात पा गए और इसके वारसीन सल्तनत को संभालने में नाकाम रहे। 1941 में चीन ने लद्दाख पर चढ़ाई शुरू कर दी और इस पर कब्जा कर लिया और बाद में 1942 में एक ट्रीटी पर दस्तखत हुए और चीन ने इस पर कब्जे को छोड़ दिया। रंजीत सिंह के होते हुए अंग्रेज सिखों से मुकाबले से कतराते रहे और रंजीत सिंह के साथ ताल्लुकात इस्तवार रहे, मगर रंजीत सिंह के बनने के बाद अंग्रेजों ने सिखों के दरमियान अपने गद्दार पैदा किए और 1846 में कश्मीर और उसके मोहल्ला इलाकों पर कब्जा कर लिया। और जिस शख्स ने अंग्रेजों की सबसे बढ़कर मदद की, उस शख्स का नाम था गुलाब सिंह। जी हाँ, ये वही शख्स था जो रंजीत सिंह के सबसे करीबी साथियों में शुमार होता था और रंजीत सिंह ने कश्मीर के इलाके का गवर्नर इसी शख्स को बनाया हुआ था। अंग्रेजों को कश्मीर से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुलाब सिंह को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और इस मुल्का इलाकों को सिर्फ 75 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन फिर भी ये इलाके अंग्रेजों के ही जेर असर रहे। गुलाब सिंह के बाद इसकी औलाद कश्मीर पर हुकूमत करती रही और 1947 तक ये सिलसिला जारी रहा। गुलाब सिंह के दौर हुकूमत को डोगरा राज कहते हैं। आगे मजीद बात करने से पहले लद्दाख की ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी कि ये इतनी पेचीदा जगह क्यों है। लद्दाख ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत ही पेचीदा इलाका है। लद्दाख दुनिया के बुलंद तरीन मकामात में है और ये सतह ज़मीन से 14,000 से 15,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है, जबकि इसकी चट्टान की ऊंचाई 18,000 फुट तक है। ये इलाके बर्फ़ का सहरा भी कहलाते हैं। यहाँ पर घास फूस या सब्जा नहीं है, इसलिए आबादी भी बहुत कम है और इस इलाके में हैरानकुन तौर पर उर्दू जुबान बोली जाती है। लद्दाख के इलाके में लेह गैलवान वैली के इलाके शामिल है। पेचीदा और सख्त मौसम की वजह से इलाके का बॉर्डर डिफाइन नहीं है। बॉर्डर को डिफाइन करने के हवाले से डब्ल्यू एच जॉनसन ने अंग्रेजों के दौर में 1865 में एक बॉर्डर लाइन खींची, जिसको जॉनसन लाइन कहते हैं। ये एक तरफा बॉर्डर लाइन थी। 1878 में शीपियांग पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1899 में एक नई बॉर्डर लाइन मुतय्यन की गई, जिसको मैकडोनल्ड लाइन कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी लाइनें अंग्रेजों के दौर से अब तक खींची गई हैं, लेकिन किसी भी लाइन पर दो तरफा इत्तेफाक राय अभी तक नहीं हो सका। दोनों ममालिक के पास बॉर्डर के बिल्कुल अलग ही नक्शे हैं। इस बॉर्डर की पेचीदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया कहता है कि इसका चीन के साथ बॉर्डर तकरीबन 3500 या 4000 किलोमीटर है, जबकि चीन कहता है कि इसका इंडिया के साथ बॉर्डर सिर्फ 2000 किलोमीटर है। चीन और भारत के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, इसको LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर 4 मुख्तलिफ जगहों से आपस में मिलता है और इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्टर ईस्टर्न सेक्टर है, इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का इलाका आता है। दूसरा मिडल सेक्टर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका आता है, जबकि तीसरा वेस्टर्न सेक्टर है, जिसमें लद्दाख का इलाका आता है। इस वीडियो में हम वेस्टर्न सेक्टर पर फोकस करेंगे। ये वही इलाका है जहां पर इंडियन फौजी मारे गए हैं। इस एनिमेशन में भारत के LAC को दिखाया गया है, यानी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको भारत चीन के साथ अपनी सरहद समझता है। लेकिन याद रहे कि चीन इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक दोनों ममालिक की फौजी इस LAC पर पहरा देती हैं। यहाँ पर चूंकि हमारा फोकस वेस्टर्न सेक्टर है, इसलिए ये लाइन वेस्टर्न सेक्टर के इलाकों तक ही महदूद है। ये LAC दो अहम मकामात से होकर गुजरती है, एक पेंगोंग झील, दूसरा गैलवान वैली, जबकि चीन अपना बॉर्डर कराकोरम के पहाड़ों की ऊंचाइयों के दरमियान समझता है, जो कि इस रेड लाइन से नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में बॉर्डर तकरीबन डिफाइन होता है और फौजी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने चंद मीटर के फासले पर होते हैं, लेकिन लद्दाख के मामले में ऐसा नहीं है। इस इलाके में फौजें बॉर्डर से कहीं 8 किलोमीटर दूर होती हैं तो कहीं 80 किलोमीटर दूर होती हैं। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों और सख्त मौसम की वजह से बॉर्डर पर फौज का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए फौजें बॉर्डर से दूर ऐसे इलाकों में रहती हैं जहां पर वो बॉर्डर की निगरानी भी कर सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक रह सकें। अपने कैंप से बॉर्डर तक
पेट्रोलिंग करती हैं, और जिस जगह तक पेट्रोलिंग करती हैं उस पॉइंट को पेट्रोलिंग पॉइंट कहा जाता है। मतलब अगर गलवान वैली में देखें तो PP-14 पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक भारतीय फौजें पेट्रोलिंग करती हैं या इसकी सरहद की निगरानी करती हैं, जबकि असल में वो पीछे अपने बेस कैंप में रहती हैं जो कि 5 किलोमीटर दूर है। तो ये इसी तरीके से बॉर्डर की निगरानी होती है। यहाँ पर एक्चुअल में बॉर्डर के ऊपर फौजें खड़ी करना नामुमकिन है। वेस्टर्न सेक्टर में 4 ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। अक्साई चीन। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया तो शीपियांग से तिब्बत को मिलाने के लिए एक सड़क की तामीर शुरू की। तामीर 1955 में शुरू हुई, लेकिन भारत ने सड़क की मुखालफत शुरू कर दी और इसकी वजह इस सड़क का अक्साई चीन से होकर गुजरना था, जिसको भारत अपना इलाका तस्वुर करता था। ये तनाजा बढ़ता बढ़ता जंग में तब्दील हो गया और 1962 में चीन और भारत के दरमियान एक जंग हुई जिसमें चीन ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा लिया। पेंगोन झील 8 फिंगर पर मुश्तमिल है। फिंगर इसको इसलिए बोला जाता है कि इसको अगर आप ऊपर से देखें या सामने से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बंद हाथ के सामने वाली उंगलियां हैं। ये यहाँ पर फिंगर 1 है, इसके बाद फिंगर 2, इसके बाद फिंगर 3 और इसके बाद फिंगर 4। अच्छा, रिसेंटली जो अगर आप इस वीडियो को देखें तो जो यहाँ पे अभी क्लैश हुआ था कुछ दिन पहले, या आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी होंगी जिनमें यहाँ This is China Army. चीनी जो This is a conscious map. इलाकों भारत के आपस में लड़ाई हो रही है। ये बेसिकली ये चाइना की गाड़ी है और इसमें शदीद होती है और उसके जवाब में पत्थर मार रहे हैं। इस तरह की बहुत सी वीडियोस आई हुई हैं। ये वाकई इस इलाके में हुआ। ये क्यों हुआ, इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे भारत का बेस कैंप है। भारत ने यहाँ से एक सड़क बनाई हुई है। अगर आप इसको देखें, एक सड़क ये नज़र आ रही है जो कि जबकि भारत का कैंप यहाँ पे है, यहाँ पे फिंगर 4 के बिल्कुल करीब, और इसी इलाके में वो लड़ाई वगैरह हो रही थी। और इसके बाद अगर आप देखें फिंगर 5, ठीक है, फिंगर 5 और फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। अब इस चीज़ को समझे, भारत कहता है कि उसका जो ज़ेरे कब्जा इलाका है वो फिंगर 8 तक है और उसके फौजी आमतौर पे यहाँ तक तो सड़क मौजूद है, यहाँ से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अरसे से पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि चाइना जो है वो समझता है कि उसका इलाका फिंगर 4 तक है। ठीक है, अब ये जब चाइना का पहले बेस कैंप फिंगर 8 पे था, ठीक है, अब ये देखने में आपको ये छोटा सा इलाका लगता है, लेकिन बेसिकली फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये झील 5 किलोमीटर चौड़ी है और ये इसकी लंबाई तकरीबन 135 किलोमीटर है। तो देखने में ये शायद आपको थोड़े इलाके लगे, लेकिन बेसिकली बहुत बड़े इलाके हैं। अब हुआ क्या है कि चाइना ने आगे बढ़ते हुए फिंगर 4 पर अपना बेस कैंप बना लिया और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो उसने एक सड़क बना ली है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बेसिकली ये बहुत सख्त और खुश्क इलाका है। ये रोड असल में पुराने ज़माने में तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब सर्दियों में दरिया शोर का पानी बर्फ़ बन जाता था तो लद्दाख के लोग इसको तिजारत के लिए, सामान की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते थे। डीबो रूट लेह से शुरू होता है, इसके बाद दुरबुक से होता हुआ श्योक दरिया के साथ चलता है। श्योक दरिया पर इसका सबसे लंबा रूट है जो कि दरिया के बहाव के साथ साथ चलता है। ये दरिया बुलंदोबार पहाड़ों के दरमियान बहता है और पथरीली जमीन होने की वजह से कटाव नहीं करता, जिसकी वजह से इसके साथ रोड बनाना मुमकिन है। इस रोड के जरिए इंडिया का सियाचिन तक साजो सामान की सप्लाई करता है। इस लिहाज से ये रोड बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। चीन को इस रोड से क्यों मसला है, इसका जवाब यह है कि चाइना समझता है कि ये रोड इसकी प्रायोरिटी में आता है। चाइना अपनी बॉर्डर को यहाँ तक समझता है। अगर चाइना इस इलाके को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए लद्दाख पर कब्जा जमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खासकर सियाचिन के इलाके में साजो सामान पहुंचाना शायद इसके लिए काफी मुश्किल हो जाए। इस जगह पर भारत का बेस कैंप है। ये जो कैंप वगैरह नजर आ रहे हैं, भारतीय फौजी यहीं पहरा देते हैं और PP-14 पॉइंट तक पहरा देते हैं। देखने में ये जगह बहुत करीब लगती है, लेकिन इस दरिया की चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर तक है और यहाँ से PP-14 पॉइंट का फासला 5 किलोमीटर है। अब अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना
कहता है कि वादी गलवान इसका हिस्सा है। भारत के दिफाई तजिया निगारों ने मई के महीने में ही भारतीय हुकूमत को खबरदार करना शुरू कर दिया था कि चीन एलएसी के करीब अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहा है। आम हालात में यहाँ पर फौजी गिनी चुनी तादाद में ही होते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के करीब बेस कैंप में चाइना ने इस वक्त 2 लाख से ज्यादा फौजी इकट्ठी कर दिए हैं और एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी थी। इसके अलावा वो बहुत सी हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ लाए थे और एलएसी के अंदर तामीरात शुरू कर दी थी। इसके अलावा चीनी रॉकेट, तोप और हर किस्म के दिफाई हथियार भी साथ लाए थे। अगर आप दोनों तस्वीरों की तुलना करेंगे तो आपको अंदाजा आएगा 22 मई को कितना कम वहां पर तैनाती थी। सिर्फ एक टेंट सफेद रंग का दिख रहा था। 4 जून को एचएस पनांग ने अपने आर्टिकल में इस बात की निशानदेही की थी। अगर आप इन सर्कल को देखें तो ये वो जगह हैं जहां पर चीन की फौजें अपनी तामीरात कर रही हैं और मोर्चे वगैरह बना रही हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा जा सकता है चाइना गलवान नदी का पानी रोक रहा था। अब 15 जून की रात को यहाँ क्या हुआ और क्यों भारत को इतना नुकसान उठाना पड़ा, और मेरे ख्याल में चीन का जानी नुकसान क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले भारतीय पोजीशन के राहुल गांधी के ट्वीट को देखिए, जिसमें एक शख्स अपने बेटे से बातचीत को बयान कर रहा है जो कि 15 जून की रात को चीनी फौजियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी हुआ और लेह के अस्पताल में जेरी इलाज है। कल 11-12 बजे की बात है, फोन आया मेरे पास अचानक ही। तक फोन आया, बेटा कैसे है? मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ है? तो मैं तो वहाँ हूँ, हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं कहाँ लेके आसपास हो गई दाखिल। फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। चोट आई घनी, बस ठीक हो। अब इलाज चल रहा है। मैं घड़ा ही हुआ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 था। बहुत ज्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं कुछ था। उनके पास तो रॉड थी, डंडे, तो पत्थर चलाया उनने। अगर आप हमारे पास कुछ एनालाइज करें खाली तो कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले तो ये कि चीनी पहले से ही प्लान बनाकर गए। दूसरी बात ये कि चीनी 2500 से 3000 तक थे, जबकि भारतीय फौजी सिर्फ तकरीबन 300 तक थे। एचएस पनाह के मुताबिक चीनी इन पहाड़ियों पर पहले से ही मौजूद थे। अब ये लड़ाई दरिया के करीब हुई है। ये इलाका चूंकि कराक्रम की पट्टी पर है और यहाँ दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है। जून के महीने में यहाँ का दर्जा हरारत 0 से भी कम होता है। इसलिए जो लोग दरिया में गिरे वो ठंड के बायस ही मर गए थे। चीनी नौकीले तार वाले डंडों और पत्थरों के साथ बाहर प्लेटून की रेजिमेंट पर हमला आवर हुए। उन लोगों को समझने का मौका तक ना दे। रिपोर्ट के मुताबिक 70 फौजी जख्मी हुए या वो दरिया में गिर गए। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब लोहे की सुलाखों और खारदार तारों से लिपटी लाठियों से लेस चीनी फौजियों का रवैया इस कदर जारयाना था कि बाद फौजियों ने इनके गैजो गजों से बचने के लिए दरिया गलवान में छलांग लगाकर अपनी जानें दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 70 फौजी जख्मी हुए या दरिया में गिरे, जिनको तिबी इमदाद फराहम की गई, जबकि 20 लोग मारे गए और 10 लोगों को कैदी बना लिया। अब अगर बात की जाए चाइना के नुकसान की, तो भारतीय चैनल 40 से 45 फौजियों के मारे जाने की खबरें नशर कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। इसकी कई वजूहत है। मसलन चीनी फौजी तादाद में बहुत ज्यादा थे और इनके पास सख्त किस्म के हथियार थे, जबकि भारतीय फौजी निहत्थे थे। डंडे तो दूर की बात, इनके पास बंदूकें भी नहीं थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने हमले से पहले दरिया का पानी जो इसने रोक रखा था इसको खोल दिया। पानी के एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से भी लोग पानी में बह गए। इसके अलावा चाइना पहाड़ियों पर काबिज थे और ऊपर से एकदम हमला किया गया। कोई चाहे कितना ही बहादुर हो, निहत्था शख्स कितना मुकाबला कर सकता है, वो भी इस वक्त जब एक के मुकाबले में 10 हों। शायद कुछ लोग कहें कि भारतीय सिपाही 10 चीनों पर भारी हैं, मगर ये जज्बाती बात है। ये सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब हालात, वाकयात और कुदरती तौर पर आप ऐसी पोजीशन पर हों जो आपको फायदा दे रही हो। जैसे कि 1962 की लड़ाई में चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान आपस में लड़ाई के बारे में वाकयात या कहानियां हैं। बहुत कम तादाद होने के बावजूद काफी ज्यादा चीनों पर भारी पड़े थे। दूसरा, इस वक्त हथियार से लड़ाई थी। उस वक्त भारतीयों को ऊंचाई का मुकम्मल फायदा था, जबकि इस वक्त ऐसा नहीं था। इस वक्त ऊपर चाइनीज थे जिनको अपनी पोजीशन का पूरा फायदा था और इसके साथ साथ नाइट विजन ड्रोन भी चाइनीज को फायदा दे रहे थे। तमाम बातों के अलावा इंडियन फौज ने चाइनीज आर्मी के मरने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। ये पहली बार भारत ने माना है कि ये समस्या 2 महीने से ज्यादा समय से चल रही है और ये पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। जैसा कि कई लोगों ने रिपोर्ट किया है, जिसमें कि इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। ये समस्या पेंगोंग सो लेक, ये समस्या हॉट स्प्रिंग्स एरिया जो कि गोगरा गांव है वहां पर, ये समस्या गलवान वैली में जहां पर के 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई, और डेप्सांग में जो कि दौलत बेग ओल्दी के बहुत ही पास जगह है। कम से कम 4 जगह पर प्रोमिनेंट तरीके से चीनी सेना एलएसी के इस तरफ यानी कि भारत की तरफ आई है। जी, अब सुशांत जी, मेरा आज जो आपने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है इसको, कि जो देप्सांग के प्लेन में चीन की सेना के घुसाने की खबर है,
इसे हम किस तरह से समझें? क्या उसकी सेना भारत के क्षेत्र में आ गई है या उसकी सेना वहां आ गई है जहां भारत मानता है कि वो मेरी जगह है, लेकिन अभी वो स्पष्ट रूप से दोनों के हिस्से में रेखांकित नहीं की गई है, लाइन नहीं खींची गई है? देखिए, भारत का नक्शा तो वो नक्शा जो कि हमने स्कूल में हम सबने पढ़ा है, मैंने और आपने पढ़ा है, और जो कि भारत का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं, जो कि अक्टूबर में फिर रिलीज हुआ था जब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। तो उस वक्त जो नक्शा रिलीज हुआ उसमें तो ये सारा इलाका, यहाँ तक कि अक्साई चीन भी भारत के हिस्से में आता है। पर जो ये जमीन पे कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा वाली बात है, ये कुछ इलाके हैं, कुछ 23 इलाके हैं भारत और चीन के बीच, जो कि विवादित रहे हैं 1950-1960 से, और 1993 के एग्रीमेंट के बाद इन इलाकों के बारे में बातचीत होती रही है और सारी चीजें होती रही हैं। तो समझने वाली बात ये नहीं है कि क्या भारत की जमीन चीन के कब्जे में है या पहले थी या अब नहीं है। बात ये है कि पिछले 2-1 महीने में कौन सी नई जगहों पर चीन की सेना आई है जहां पर वो पहले नहीं थी। उन जगह की असली समस्या है। मान लीजिए 1962 की लड़ाई के बाद चीनी सेना 100-150 किलोमीटर आकर बैठ गई थी, तो वो तो पुरानी बात हुई। पर अगर पिछले 2 महीने के अंदर वो पेंगोंगसो नदी में 8 किलोमीटर या डेप्सांग में 18 किलोमीटर, जैसा कि आज हमने रिपोर्ट किया है, अगर वो 18 किलोमीटर अंदर आके डेप्सांग में बैठे हैं पिछले 2 महीने के अंदर, तो ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि अब जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हाईवे है, जिसको कि DSDO हाईवे बोलते हैं, डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी हाईवे, जो कि दौलत बेग ओल्डी एक जगह है काराकोरम पास के पास। काराकोरम पास भारत और चीन के बीच में पड़ता है, नॉर्थ में, बिल्कुल भारत की नॉर्थ टिप पर, और उसके पास ये जगह है, वहां पर ये हाईवे जाता है। अब अगर चीन 18 किलोमीटर अंदर आ गया है डेप्सांग प्लेन्स के अंदर, तो वह सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है इस हाईवे से, और तो वो एक बड़ी समस्या की बात है। और सवाल ये है कि चाइना इस वक्त ये क्यों कर रहा है और उसके अंदर अग्रेसिव क्यों है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसका सही जवाब तो सिर्फ चाइनीज के पास है, बाकी सब लोगों के अंदाजे और एनालाइज हैं। चीन ने 2010 में ही भारत को बता दिया था कि वो LOC को नहीं मानता और 1993, 96 और 2000 के बाद होने वाले तमाम मुआहदों को उसने रद्द कर दिया था। अक्सर लोगों के नजदीक की जो वजूहतें हैं इस बारे में 4-5 चीजें बहुत अहम है। नंबर 1, जब आर्टिकल 370 बिल पास हुआ, इस वक्त भारतीय हुकूमत ने एक नया नक्शा जारी किया जिसके मुताबिक अक्साई चीन, पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी भारतीय सरजमीन का हिस्सा दिखाया गया। सभापति महोदय, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें POK और अक्साई चीन दोनों का उल्लेख है और 1-1 इंच जमीन का उल्लेख है। दूसरा, DBO रोड। चीन के मुताबिक इसकी सरहद यहाँ कराक्रम के पहाड़ की बुलंदी तक है और चीन के मुताबिक ये रोड चीन के इलाके में तामीर की जा रही है और चीन ने कई बार भारत की सड़क की तामीर से मना किया है, लेकिन इसकी तामीर जारी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि चीन अपने लोगों की तवज्जो मईशत से हटाना चाहता है, जो कि कोविड-19 के बाद मुतासिर हुई है, लेकिन शायद इस बात में इतना दम नहीं है। जिस दिन चीन ने भारत के फौजी मारे, इसके अगले दिन के अखबारात और मीडिया में इस वाक़े को बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी गई और अंदर के सफ़ात में छोटी सी सुर्खी लगाई गई थी। कुछ लोगों के मुताबिक ये चाइना की दुनिया भर की तजारती तौर पर आपस में लिंक करने के मंसूबे से जुड़ा है। चीन ने भारत को अपने इस मंसूबे में शामिल होने के लिए कई दफ़ा ऑफर की है, मगर भारत अमेरिका की वजह से और शायद अपनी कुछ वजूहत की वजह से इसमें शामिल नहीं हो रहा। ना सिर्फ शामिल नहीं हो रहा बल्कि चीन के इस इनिशिएटिव की मुखालफत भी कर रहा है, जैसा कि CPEC जो कि पाकिस्तान में होकर निकलता है। और आखिरी सवाल, क्या ये सिचुएशन कूल डाउन या खत्म हो जाएगी? चीन के बारे में एक बात मशहूर है कि वो 2 कदम आगे बढ़ता है और 1 कदम पीछे होता है। लोगों को लगता है कि शायद वो पीछे हट गया है, लेकिन असल में देखा जाए तो उसने 1 कदम का फायदा उठाया है। यही सूरत हाल इस वक्त है। इस वक्त वो 2 कदम आगे बढ़े और भारत का रद्दमल देख रहे हैं। भारत का रद्दमल इस वक्त बहुत ही पैसिव है। इसके 20 बंदे मारे गए और चीन भारत के अंदर घुसा है, लेकिन भारत चाह रहा है कि किसी तरह हालात वाकयात कूल डाउन हो जाए। भारतीय तर्जुमान के नजदीक चाइना एक लिमिटेड वार के मूड में है और इसने इसकी शुरुआत कर दी है। अब ये भारत पर है कि वो इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करता है।